नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे यूनिट 7 का। ये टॉपिक है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। उनमें देखो, इसमें पहला टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। तो इसका वीडियो तो मैं पहले बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप जाकर इसको देख लीजिए। इसका वो डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है वो मैं आपको इसके वीडियो में कमेंट में या फिर कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। अगला टॉपिक है औपनिवेशिक विरासत, ठीक है। तो विरासत में, औपनिवेशिक विरासत में हमारे साथ क्या क्या है, तो इसकी हम बात करेंगे। इसको संविधान का विकास के नाम से भी बोलते हैं। तो औपनिवेशिक विकास की हम बात करते हैं तो हमारे सामने संविधान का विकास का टॉपिक है, ये सामने आता है। तो ये संविधान के विकास की हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ आप थोड़ा सा ये गौर कीजिए कि यहाँ क्या है कि सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत आया था कहाँ से, वो ये आया पुर्तगाल से 1498 में। उसके बाद में क्या है कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद में उसके उसमें सुधार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है, यहाँ समय समय के ऊपर अधिनियम लेकर आती है। तो ये जो अधिनियम आते हैं ये आते हैं 1773 से। देखो इसमें ये लिख रखा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर ईस्ट इंडिया एक्ट में थोड़ा और परिवर्तन किया गया। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम आया। फिर चार्टर अधिनियम में और सुधार किया गया। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आया। फिर उसमें और सुधार किया गया। फिर 1853 का चार्टर अधिनियम आया। अब देखो ये तो आ रहे हैं चार्टर अधिनियम। आ गया 1858 में, देखो इसमें आ रहा है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इससे पहले आप ये देखो, यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी। उस क्रांति में क्या होता है कि 1857 में क्रांति का परिणाम स्वरूप ये होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति हो जाती है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्टैब्लिश्ड हुई थी वो समाप्त हो जाती है 1857 में। और 1858 का जो अधिनियम है ये भारत शासन अधिनियम है। इसका मतलब ब्रिटेन की संसद यहाँ डायरेक्ट क्या करती है, शासन करती है। तो 1858 से लेकर 1947 तक का अधिनियम है, ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट के यहाँ डायरेक्ट रूल था, ठीक है। उसके बाद में 1858 का अधिनियम है, इसमें अमेंडमेंट किया जाता है भारत परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा। फिर इसमें परिवर्तन किया जाता है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। फिर उसमें परिवर्तन किया जाता है 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। फिर उसमें परिवर्तन किया जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और फिर बाद में भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, ये सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है। और इस अधिनियम को के बाद में लास्ट में आता है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो ये जो अधिनियम है, ये जो संवैधानिक विकास है, ये औपनिवेशिक विरासत में आता है। इसलिए इस टॉपिक को हमने यहाँ डिस्कस किया है। और अब हम बात करेंगे 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से लेकर 1947 तक के अधिनियम में क्या क्या है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कौन कौन सी क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से स्लाइड बना रखी है। तो उनमें आप देखो, ये देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया पहले, ठीक है। इस रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, देखो इसमें कह रहा है कि 20 जो कंपनी है ना, इसके 20 वर्षों में व्यापारिक अधिकार है ना, ये इसको प्राप्त होंगे। एक तो ये होता है। उसके साथ में कोर्ट ऑफ डायरेक्ट का जो कार्यकाल है उसको 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, गवर्नर जनरल को क्या है, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ओके। ये जो प्रथम गवर्नर जनरल ना, इनका नाम होता है वारेन हेस्टिंग्स, ओके। इसकी जो गवर्नर जनरल की परिषद होती है उसमें चार चार सदस्य होते हैं, ठीक है। जिनकी नियुक्ति कौन करता है, क्राउन करता है। क्राउन का मतलब वहाँ का राजा। फिर क्या होता है कि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट आता है, उसके अंतरिम सबसे पहले कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। 1774 में कोलकाता में स्थापित हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले कौन से नियम के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ओके। उसके बाद में कंपनी का, फिर कंपनी का क्या है, व्यक्तिगत जो व्यापार है वो क्या है कि राजा से संबंधित था। मतलब यहाँ जो ब्रिटेन में जो राजतंत्र है
उसका आक्षेप इसमें माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट है, ये हमने देखा इसके माध्यम से। अब आगे देखो, फिर आता है इसमें अमेंड करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या करते हैं कि ये जो कंपनी है, इसकी जो राजनीतिक कार्य है, पॉलिटिकल जो वर्क है, और इसकी जो वाणिज्य गतिविधि है ना, इनको अलग अलग कर देते हैं। मतलब कि पॉलिटिक्स अलग और व्यापार अलग। ठीक है, इसमें क्या है कि एक बोर्ड बनाया जाता है जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कौन से अधिनियम में की गई है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट में की गई है। ठीक है, ये कह रहा है कि 6 लोग और राजा द्वारा चुने गए राजकोष के कुलपति, राज्य सचिव और 4 प्रिवी काउंसिल इस बोर्ड के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य होंगे। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसके इसमें 6 लोग होंगे जो राजा के द्वारा चुने गए, कुलपति होगा, राज्य सचिव होगा और प्रिवी काउंसिल होगी। तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, उसके बाद में 1853 का चार्टर इंडिया एक्ट आ गया। इसमें क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। ब्रिटिश से यूरोपीय विषय पर शासन करने की अनुमति दी गई ब्रिटिशर्स को। कलकत्ता में जो ऐसे कहते हैं कि कलकत्ता में मुख्यालय जो थे, उसमें मिशनरी विश्व बनने में सफल होने लगी कि यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार होने लग गया। ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है चार्ल्स गारंट, वो भी यहाँ आता है। भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए 1 लाख रुपए से अलग रखे गए। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी बात 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में भी की गई थी। ओके, फिर है 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम है। इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसको क्या है कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, भारत में पहली बार ब्रिटिश नियंत्रण के क्षेत्र में ना, वो एकाधिकार, भारत सरकार को एकाधिकार प्राप्त दिया गया है। बंगाल और मद्रास के राज्यपालों की विधायिका शक्तियाँ छीन ली गई है। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को बहुत अधिकार दिए गए हैं। परिषद को राजस्व से जुड़े मामलों में पूरा अधिकार मिला हुआ है। गवर्नर जनरल के लिए देश के लिए एक बजट बनाया गया है, और गवर्नर जनरल की जो सरकार है, भारत सरकार और भारत परिषद कहा जाने लगा है। मतलब ये जो गवर्नर जनरल है, ये सरकार को और उसकी जो परिषद है उसको भारत परिषद कहा जाने लगा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये 1853, अच्छा 53 तक और कर लेते हैं अपन। 1853 में और देखो, 1853 का जो अधिनियम है, चार्टर अधिनियम बोलते हैं इसको, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायिकी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया है। सिविल सेवाओं पर कंपनी का संरक्षण खत्म कर दिया गया है। सेवाओं को अब प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए सबके लिए खोल दिया गया है। मतलब इससे पहले क्या है कि ब्रिटिश जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उनके द्वारा ही किया गया था ये। भारत विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया है। कंपनी की शक्ति और प्रभाव पर अंकुश लगा दिया गया है। ब्रिटिश क्राउन 6 निवेशकों का नामित कर सकता था। तो ये जो अधिनियम है, इनके माध्यम से जो विधायी और प्रशासनिक कार्य हैं उनको अलग अलग किया गया है। सिविल सेवाओं का जो कंपनी का जो संरक्षण है वो ख़त्म कर दिया गया है। मतलब क्या है कि लगातार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो लगातार अपनी गतिविधियाँ बढ़ाती हुई जा रही थी। ओके, और इसलिए ये जो कंपनी है, अब देखो, कंपनी की शक्ति और प्रभाव को अंकुश लगा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये क्या है, लगातार कंपनी के अधिकार कम करती जा रही थी इसमें। ओके, अब आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया था, देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि 1857 में क्रांति हो गई थी। कंपनी के निर्देशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शक्तियां भारत सरकार के राज्य सचिव के पास रखी गई।
राज्य सचिव को ब्रिटिश सांसद या प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल का सदस्य होना था। आगे कह रहा है कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। अब ऐसे क्यों सुना जाएगा? वाइसराय, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कब किया गया? तो ये 1858 के भारत शासन अधिनियम में किया गया है। फिर वाइसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, जैसे भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हिंगस्टिंग थे ना, वैसे ही इसमें क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या है कि लॉर्ड कैनिंग है, इसको पहला वाइसराय बनाया गया। तो इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसकी शक्तियाँ भारत सचिव के पास में आ गई, इसका आप ध्यान रखना। फिर 1861 का भारत शासन अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग ने इस अधिनियम को पेश किया। तो लॉर्ड कैनिंग कौन था गया? यही कैनिंग है, सॉरी, कौन सा कैनिंग है, एक मिनट, ये लॉर्ड कैनिंग जो वाइसराय था ना, यही, कौन सा, ये देखो, लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय है और यही थे इसमें। फिर 1861 का भारत शासन अधिनियम आ गया, देखो। ठीक है, इसमें क्या है कि ये एक संस्थागत परिषद बनाना था इनका लक्ष्य इस अधिनियम में। और विकेंद्रीकरण की शुरुआत की हुई। पोर्टफोलियो सिस्टम को खत्म कर दिया गया। वाइसराय के आदेश को अध्यादेश का अधिकार दिया गया वाइसराय को। और प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम ने 1859 में लॉर्ड कैनिंग, हाँ, बीए की ये जो वाइसराय है, इन्होंने क्या है कि इस अधिनियम की जो शुरुआत की है। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में देखा 1861 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1853 का भारत शासन अधिनियम, 1813 का भारत शासन अधिनियम, 1813 का भारत शासन अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये हमने इस वीडियो से देखा है। अगले पार्ट में हम इसके आगे के अधिनियमों की बात करेंगे। तो हमने 1861 तक की बात कर ली है। अब बात करेंगे हम भारत शासन परिषद 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा फैक्चुअल वीडियो है, मतलब कि इसमें डिटेल ज़्यादा है, कंसेप्ट कम है। तो कंसेप्ट के इसलिए मैंने इनमें से थोड़ा स्लाइड का सारा लिया है, ताकि आप इस जो नोट्स हैं, ये ऐसे के ऐसे इनको नोट कर सकते हो लगातार। ये क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन में आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है कि ये जो नोट्स हैं, ये आपको स्लाइड के रूप में बताया है। तो आप क्या करना कि इन सभी जो नोट्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ में इनको आप नोट भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके और तैयारी जो है वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। तो आपकी आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।